अ वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ नदीम। आज हम बात करेंगे CUET PG के बारे में कि आपको पता है कि NTA ने नोटिफिकेशन इशू कर दी है, जिसमें कि उन्होंने सभी चीज़ इस नोटिफिकेशन में डिस्कस की है। जैसे कि इन्होंने बताया है इसमें एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, साथ ही साथ ये बताया कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसमें एलिजिबिलिटी किस एग्ज़ाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। साथ ही इन्होंने एग्ज़ाम फ़ीस की बात भी की है, क्या क्या एग्ज़ाम की फ़ीस रहने जा रही है आपके हर पेपर के अकॉर्डिंग। आप इंडिया से कर रहे हैं या अब्रॉड से आप अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों की फ़ीस इन्होंने डिस्कस की है अलग अलग। हम उन सभी पर डिस्कस करेंगे। साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी लास्ट डेट क्या है सबमिशन की, आप एप्लीकेशन सबमिशन करने के समय आपकी क्या लास्ट डेट क्या रहेगी। और साथ ही CUET PG का जो आपका पेपर कोड है HUQP, जैसे कि आप सभी को पता है HUQP जो पेपर कोड है वो MSW के लिए है, और इसको हम किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं, और अब हमारी एग्ज़ाम डेट क्या हो सकती है, टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट हमारी क्या हो सकती है। इन सब चीज़ों पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए और देखते हैं, और इसको साथ साथ जो है हम इस वीडियो में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो टाइमली हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे सीधे, जैसे कि अपने सामने यहाँ पर आ रहा है NTA का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसका विजन मिशन ये सब चीज़ में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सभी चीज़ें इसमें यहाँ पर मेंशन है, बट हम यहाँ पर शुरू करेंगे सीधा अपने काम की चीज़ जो हमारी मोस्टली जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पर एग्जाम मोड ऑफ एग्जाम को समझना, मीडियम ऑफ एग्जाम को समझना। वो इंग्लिश में ही होता है एक्सेप्ट लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज का पेपर है तो हिंदी में वो पर्टिकुलर लैंग्वेज में होगा, अदरवाइज आपका पेपर जो है मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में होने जा रहा है। स्ट्रक्चर क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न का वो भी हम डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि 75 क्वेश्चन होते हैं कि 100 क्वेश्चन होते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मार्किंग की क्या स्कीम है, कितने मार्क्स का हमारा एग्जाम रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं बहुत स्पीड से कोशिश करूंगा कि आपको सब चीज़ें टाइमली और बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी वे में आप तक चीज़ों को पहुंचा दूं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे हम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या होती है, रिजर्वेशन किस तरीके से काम करेगा। एक चीज़ और बता के चलूँगा साथ ही, रिजर्वेशन जितने भी OBC कैटेगरी से यहाँ पर एंट्रेंस देने का सोच रहे हैं वो इस वीडियो को थोड़ा देखना। मैं रिजर्वेशन कैटेगरी पे कुछ आगे चल के बात करूंगा, तो आप वीडियो में बने रहें। ठीक है, स्किप करके ना देखें वरना कुछ मिस हो सकता है, फिर बाद में समस्या आती हैं। हम चॉइस ऑफ सिटीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उनका पेपर उनका सिटीज़ कोड के अकॉर्डिंगली भी वहाँ पर सब कुछ मेंशन है। एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, शेड्यूल क्या है एग्जाम का, ये सब चीज़ें जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ये डिस्प्ले ऑफ आंसर की चैलेंज, ये तो बहुत बाद की चीज़ें, हम एग्जाम दे देंगे उसके बाद की चीज़ें ये सब सामने आती है। तो अभी मोस्टली जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर 4 से लेकर हमारा चैप्टर 8 तक मान लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स तो एडमिट कार्ड भी मेंशन हो जाता है, लेकिन हम यहाँ भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। तो चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर 2 को, जिसमें बात कर रहा है एग्जाम स्कीम की। एग्जाम स्कीम की जैसे आप सभी को पता है, मोड तो इसका इंग्लिश में ही होने जा रहा है। आप सब इस चीज़ के लिए जानते हैं कि मोड जो क्या रहेगा इसका इंग्लिश में पेपर रहेगा, और ये कुछ एब्रीविएशन है जिनके यहाँ पर फुल फॉर्म दिए हुआ है। ठीक है, हम सभी तो नहीं, कुछ कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन सारी तो नहीं पढ़नी होती हमें, बस हमें अपना पता होना चाहिए। CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कुछ लोग इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से भी बहुत समझते हैं, लेकिन वो सेंट्रल नहीं है, वो कॉमन है। ठीक है, तो इस चीज़ का याद रखें, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ओके, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MCQs, MEE। ठीक है, इस तरीके से इसके कुछ एब्रीविएशंस हैं, उन सब पे हम ये चर्चा हम ज़्यादा नहीं करेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कॉमन, ये जो आया है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डेट्स एट अ ग्लैंस। ओके, यहाँ पर आपका जो फॉर्म जो भरना है, आपका जो डेट है वो शुरू हो गई है। कब से वो डेट शुरू हो गई है आपके 2 जनवरी। 2 जनवरी से आपके एप्लीकेशन सबमिट हो रहे हैं, जिसमें कि आपको 1 फरवरी 2025 तक आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं। मीन्स टू से अभी आपके साथ हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 महीना इन्होंने दिया है आपको, 1 महीने आपके पास समय है इसका एप्लीकेशन को फॉर्म को सबमिट करने का। ठीक है, तो अब इसमें आपके पास क्या करना है, ये जब समय है, लेकिन आप इस को डिले ना करें। इसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि लास्ट में हो सकता है कुछ समस्या के कारण पोर्टल पे कुछ इशू हो, तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो पाया, तो फिर आपको समस्या आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है पहले ही कोशिश करें। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा 15 जनवरी और 20 जनवरी तक इसको अपनी डेडलाइन मान के चलें, और तभी उसको सबमिशन कर लें। ठीक है, फॉर्म भर लें। उसका ये भी फ़ायदा रहेगा, जिस भी आप रेस्पेक्टिव स्टेट में या सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उस सिटी को आप फिल उसकी जो सीट्स जितनी भी हैं उसको फुलफिल होने से पहले ही, वरना वो ब्लैंक कर देते हैं उसको, यानी आप उनको ऑप्ट नहीं कर पाओगे अगर सीट उसकी फुल हो गई तो। ठीक है, तो उससे पहले आप फॉर्म को फिल कर लीजिए, अदरवाइज आपको दूसरे किसी शहर में भी जाना पड़ सकता है एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अब ये क्या है, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी, ये लिखा है कि 2 फरवरी तक भी 11:50 तक एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आपसे मैं ये उम्मीद करूँगा कि इससे पहले आप सब चीज़ कर लें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना चाहिए इसको। ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर लिखा है कि करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट ओनली। जो वेबसाइट होगी, अगर किसी को कुछ गलत हो गया है,
अगर ना किसी का कुछ गलती से मिस हो गया है, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त उनको लगा कि ये जानकारी मेरी गलत चली गई है, तो आपको 3 से 5 फरवरी, है ना, 3 से 5 फरवरी में आपको टाइम दिया जाएगा। किस चीज़ का टाइम दिया जाएगा? आपको उसको करेक्ट करने का, ठीक है, उस चीज़ को करेक्ट करने का आपको टाइम दिया जाएगा, ताकि आप उसको करेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने मिस्टेक की है उसमें, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एडवांस सिटी इंटीमेसी, ये फर्स्ट वीक में, जो आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, इसका मतलब हमें समझ में आया सीधा सीधा कि हमारा एग्जाम कब होने जा रहा है, मार्च में हमारा एग्जाम होने जा रहा है। अगर मैं लास्ट आपको एग्जाम डेट की बात बताऊँ तो 2024 में जो 28 मार्च 2024 को आपका एग्ज़ाम हुआ था। किस चीज़ का एग्ज़ाम हुआ था? MSW का, MSW जो इसको पेपर कोड था HUQP21, है ना। वो क्वेश्चन पेपर अगर किसी को देखना है, समझना है, वो मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप इसको भी देख सकते हैं। 2-3 ऑलमोस्ट 4 मंथ अगो मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। उस पर आप देखने से समझ में आ जाएगा एग्जाम का लेवल क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया। देखो इन्होंने टेंटेटिव डेट भी यहाँ पे दी हुई है। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी ये हैं 13 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 तक। इस बीच आपका एग्जाम कोई भी अलग अलग सब्जेक्ट्स पर होते रहेंगे। आप तो ये मान के चलो कि मेरे फर्स्ट में वीक में ही होगा, है ना। अब ये मान के चलना, अगर आपके पास अच्छा, आप गुड लक होगा आपके लिए, कुछ समय आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर एग्जाम थोड़ा मंथ के एंड में होता है तो। लेकिन आप ये मान के चलना कि मेरा आपका एग्जाम जो है मिड ऑफ द मंथ में होने जा रहा है, तो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाना, उस हिसाब से अपने रिवीजन का भी समय रखना है और MCQs भी आपको लगाने हैं, ठीक है, इस तरीके से। और आपको साथ साथ बताऊँ, ये जो है आपका 90 मिनट का एग्जाम रहेगा, 90 मिनट नहीं, 1 घंटा 30 मिनट, 90 मिनट का आपका एग्जाम रहेगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे वो मैं चलो आपको अभी बता देता हूँ। इसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था, वो मुझे मैसेज भी कर रहे थे, मेल भी आया मेरे पास, और इंस्टाग्राम पे मैसेज भी मुझे रेगुलर रिसीव हो रहे हैं। तो इस तरीके की कॉमन क्वेरीज सभी आ रही हैं। तो उसमें ये तो कुछ क्वेश्चन का उनका ये पूछना था कि क्वेश्चन कितने होंगे, तो क्वेश्चन आपके 75 होंगे, 100 क्वेश्चन नहीं होंगे। और हर क्वेश्चन कितने कैरी कर रहा है मार्क्स, ये भी मैं आपको चलो यहीं पर बता देता हूँ। क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी कर रहा है, जिसमें कि आपका एग्जाम टोटल कितने का हो जाता है, 300 का, ठीक है, 300 का मार्क्स हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव मार्किंग है, हाँ है, ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग पे अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से इसकी नेगेटिव मार्किंग की पूरा रहेगा, पूरा प्रोसेस नेगेटिव मार्किंग का इस तरीके से हो गया। मार्किंग सिस्टम इस तरीके से इस एग्जाम पेपर में काम करेगा, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा और आपका मिड मार्च में आपका एग्जाम होने जा रहा है। पीछे 75 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। इफ यू आर ऑप्ट रॉन्ग आंसर, इट्स मीन्स यू हैव लॉस्ट 1 मार्क्स, ओके। तो नाउ हम बात कर लेते हैं, जैसे 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। शिफ्ट कोई भी हो सकती है आपकी, एग्जाम की फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, कोई भी शिफ्ट आपकी हो सकती है। वो अभी हमें तभी पता लगेगा क्या हमारी शिफ्ट रही है एग्जाम की, ठीक है। तो अब इसमें सैटरडे शिफ्ट हो जाएगा, जब उसकी आपको जो है आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह मिलेगा, वो आपसे 1 वीक पहले ही आपको चेक करना पड़ेगा NTA की वेबसाइट को, तब जाकर आपको इस तरीके से एग्जाम वो आपका एडमिट कार्ड मिल पाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या डिस्प्ले आपको वो सब रिस्पॉन्ड आपको तभी बाद में मिलेगा, वो सब ये सब बाद की चीज़ें हैं। रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स का मतलब ये है कि जो भी आप क्वेश्चन वहाँ पर अटैम्प्ट कर पाओगे, उसकी पूरी एक रेस्पॉन्स शीट आपको मिल जाएगी। वो मिलेगा जब आप एग्जाम दे दोगे, तो पहले एग्जाम हो जाए उसके बाद की चीज़ें। तो अभी तक हमारे लिए जो ज़्यादा जानकारी की चीज़ थी वो ये थी, ठीक है, यहाँ तक ये हमारे लिए अभी तक जानकारी चीज़ जितनी थी ऊपर वाली चीज़ें थी, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम किस चीज़ पर, इसमें देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पर क्वेश्चन भी था, देखो यहाँ पर क्या अच्छा लिखा है, ये भारत लिखा है, अब इंडिया नहीं लिखा है, भारत लिखा है, आउटसाइड भारत और इनसाइड इन भारत, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में अगर कोई 2 ऑप्ट करता है पेपर, तो उसके 1400 मार्क्स 1400 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। अगर OBC NCW मतलब NCL सॉरी नॉन क्रीमी, और ये साथ ही अपना जनरली EWS, जो EWS कैटेगरी से भरेंगे उनको 1200 रुपये फीस देनी पड़ेगी। जो SC ST थर्ड जेंडर है उनको 1100 रुपये फीस देनी पड़ेगी। जो PWDs हैं उनको 1000 रुपीज़ फीस पे करनी पड़ेगी, ओके। ये अगर फॉर अप टू 2 टेस्ट, अगर अप टू 2 टेस्ट पेपर अगर वो ऑप्ट करते हैं तो उनको इतनी फीस देनी पड़ेगी। और उसका अगर सिंगल पेपर के लिए करते हैं तो सिंगल पेपर, एडिशनल पेपर उससे अलावा कितने भी करना चाहते हैं। अब कुछ लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है ये कितने पेपर कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, कौन करेंगे, क्यों करेंगे। इसके पीछे का कारण ये है, अगर किसी का ग्रेजुएशन किसी A सब्जेक्ट में हुआ है तो वो चाहता है तो अपने MA उसके अलाइड सब्जेक्ट में भी कर सकता है, अदर भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने BA प्रोग्राम किया है, ठीक है, तो BA प्रोग्राम करने के बाद वो चाहता है तो हिस्ट्री में भी कर सकता है, पॉलिटिकल साइंस में भी पॉलिटिकल हिस्ट्री में अगर मास्टर्स करना चाहता है फिर, लेकिन उसको सब्जेक्ट उनके पास ही पढ़े होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। साथ ही सोशल वर्क करना चाहता है, लेकिन अब क्वेश्चन ये आएगा सोशल वर्क तो हमने अपने बैचलर में नहीं पढ़ा, तो क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी डिग्री हो आपके पास, आपकी कोई रोक टोक नहीं है, सोशल वर्क आप कर सकते हैं, ठीक है। या कोई साइकोलॉजी भी फिल आउट करेंगे, कुछ सोशोलॉजी भी फिल आउट करेंगे, ठीक है। अगर कोई इस तरीके से ऑप्ट करते हैं तो उनके पास पर पेपर के हिसाब से चार्ज लगता जाएगा। अगर कोई सोशल वर्क करना चाहता है उसके लिए जो एक सिंगल पेपर का चार्ज है
वो लगेगा। लेकिन कोई चाहता है कि साथ साथ तो पॉलिटिकल साइंस का भी दे तो पॉलिटिकल साइंस का भी उसका लग जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के फिर 700 रुपीज़ उसका एक्स्ट्रा हो जाएंगे। फिर अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं साइकोलॉजी भी देना तो साइकोलॉजी के फिर लग जाएंगे। तो 3 पेपर देना चाहता है कि मैं तीनों में देता हूँ, जिसमें मेरा एडमिशन हो जाएगा वो मैं अपने मास्टर्स में कंटिन्यू कर लूँगा। तो इस तरीके कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है दोनों। तो इसलिए तो इस तरीके से उनका एडिशनल चार्ज बढ़ता चला जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। और जो आउटसाइड इंडिया हैं उनके लिए फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। उनकी फ़ीस कितनी है? उनकी फ़ीस यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं 7000 रुपीज़ है 2 सब्जेक्ट्स के लिए, और 3500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट उनके बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। 3500 रुपीज़ उनके पर सब्जेक्ट एडिशनल बढ़ते चले जाएंगे अगर वो मोर देन 1 पेपर ऑप्ट करते हैं तो, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं जो हमारे लिए काम की चीज़ है ये। अब जो हम ये सारी इन्फॉर्मेशन है इतना सच इतनी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने सब पढ़ लिया किस तरीके से फॉर्म रखना है, कितना के बी होना चाहिए। ये सब चीज़ें तो आपको जब फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पर भी सब चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो वो सब उसमें बता देते हैं। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब सीधा हम जाएंगे किस पे, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके उस पर हम बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी जो मैं आपको बता चुका हूँ। सीबीटी होगा, ऑफलाइन बिल्कुल नहीं होगा, सीबीटी होगा। मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश एंड हिंदी रहेगी, बाइलिंगुअल पेपर रहेगा एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज को छोड़कर, ठीक है। और एमटेक हायर साइंसेज और आचार्य पेपर एक्सेप्ट हिंदू स्टडीज़, बुद्ध स्टडीज़ एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये सब चीज़ें उनके हिसाब से रहेंगी, ठीक है। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो लैंग्वेज विल बी इन द रेस्पेक्टिव लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट एक्सेप्ट फॉर लिंग्विस्टिक विच विल बी इंग्लिश, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें यहाँ पर इस तरीके से एग्जाम की स्कीम है वो यहाँ रहने जा रही है। जो मैंने आपको बताया यहाँ पर 75 क्वेश्चंस आपको रहेंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे, ना कि 100 क्वेश्चन आएंगे। वहाँ पर सिर्फ आप कितने क्वेश्चन आएंगे? 75 क्वेश्चन आपके, ठीक है। कितना समय मिलेगा आपको? 90 मिनट्स, यानी 1 आवर 30 मिनट्स, 1 घंटा 30 मिनट, यानी आपको 1.5 घंटा इसमें आपको समय मिलेगा उन 90 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए, तो फॉर 75 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। और यहाँ पर क्या, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। अगर आप रॉन्ग आउट करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा, अगर आप कुछ भी ऑप्ट नहीं करते तो कुछ भी ना कटेगा, मार्क्स उसमें कटेंगे नहीं, सारे को ऑप्ट करना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर हम पेपर कोड के हिसाब से देख लेते हैं, जैसे सबके अलग अलग पेपर कोड हैं। इकोनॉमिक्स का जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको जनरल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी, इन्फॉर्मेशन साइंस, LLM, एमएड, MA एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, इस तरीके से। लेकिन हम स्पेसिफिकली अगर हम अपने पेपर की बात करें यहाँ पर सोशल वर्क की, तो सोशल वर्क का जो हमारा पेपर कोड है वो पेपर कोड है आपका HUQP 21। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे HUQP 21, HUQP जो 21 है वो है हमारा सोशल वर्क का पेपर कोड, जिसके लिए हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके लिए हम आगे इसमें अपना मास्टर्स करना चाहते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में भी करना चाहते हैं तो उनके पेपर कोड अलग अलग हैं। सोशल वर्क के लिए पेपर कोड क्या है? HUQP 21। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। यहाँ पर अपना पेपर कोड जरूर ध्यान से सुन कर रखें। लेकिन एक पेपर और है यहाँ पर COQP 11, जिसमें आपको 2 यूनिवर्सिटी मिलेंगी। एक तो आपको मुंबई टिस मुंबई, और आपको मिलेगा एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी आप दोनों जगह से मास्टर्स कर सकते हैं। एक चीज़ और बताऊँ, टिस तुलजापुर जो रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ क्वेश्चन था कि HUQP 21 में टिस तुलजापुर भी दिख रहा है, तो टिस तुलजापुर दिख रहा है जो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है रूरल डेवलपमेंट के लिए, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए अपना मास्टर्स स्पेशलाइजेशन उसमें कराता है, ठीक है। तो वो टिस तुलजापुर है। लेकिन टिस मुंबई है, उसमें अलग अलग वेरी स्ट्रीम्स के हिसाब, डिसिप्लिन के हिसाब से उसमें कराते हैं मास्टर्स, सॉरी डिसिप्लिन नहीं, उसमें जो अपना जो ब्रांचेज हैं उनकी उसके हिसाब से कराते हैं। कोई क्रिमिनल जस्टिस सोशल वर्क में करना चाहता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहता है, 4 में करना चाहता है, अलग अलग जो जिस सब्जेक्ट में करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन कराता है वो टिस मुंबई कराता है, ठीक है। लेकिन टिस मुंबई का जो पेपर कोड है वो अलग है, वो HUCOQP 11 है, ठीक है। आप इस बात को थोड़ा क्लियर रखें वरना फिर आपको परेशानी होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। HUQP 21, ठीक है। सोशल वर्क के लिए स्पेसिफिकली इसमें 40 यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। और 40 यूनिवर्सिटी कौन सी है, तो आप मेरे चैनल पे और वीडियोस जो मैंने अपलोड की हैं उनको देखिए। उनको देखने के बाद मैंने एक एक पॉइंट उसमें डिस्कशन किया है HUQP 21 सोशल वर्क पेपर के बारे में, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, और हर चीज़ मैंने सिलेबस वगैरह सब कुछ डिफाइन तरीके से उसमें डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। वरना अभी मैं करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, रिपीट हो जाएंगी चीज़ें, तो आप उस वहाँ पर भी जाके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये सारे पेपर कोड थे। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन, हाँ कुछ लोगों का एज लिमिट का भी रहता है क्वेश्चन कि मेरी इतनी एज हो गई है, मुझे ग्रेजुएशन किए हुआ, मैंने 2012 में ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद से मेरा गैप हो गया है, मैं जॉब पर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसके बाद लेकिन मैं दोबारा से अपने हायर स्टडीज़ शुरू करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ को क्वेरी आता है कि मेरी एज इतनी हो गई तो क्या मैं एज की वजह से डिबार्ड हो जाऊँगा? कि नहीं, हायर स्टडीज़ के अंदर एज लिमिट कुछ नहीं है। यहाँ पर आपकी कोई भी एज लिमिट हो, आप इसमें एलिजिबल हैं, सिर्फ आपका एंट्रेंस एग्जाम निकलना चाहिए, आप मेरिट में आनी चाहिए। तो यहाँ पर मेंशन भी किया है, देयर इज़
नो एज लिमिट, एज लिमिट कोई भी नहीं है कैंडिडेट के लिए जो अपीयर हो रहे हैं CUET PG CUET PG 2025 एग्जामिनेशन में, ठीक है। जो भी बैचलर डिग्री होना चाहिए और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए, अपीयरिंग होना चाहिए, अपीयरिंग इन बैचलर डिग्री एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 25 एलिजिबल टू अपीयर, जो भी मतलब अपीयर कर रहे हैं अभी हाल ही में जो लास्ट सेमेस्टर में, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं कि मैं मेरा लास्ट सेमेस्टर है, क्या मैं एप्लीकेबल हूँ कि नहीं। हाँ बिल्कुल आप एप्लीकेबल हैं, आप फॉर्म भरिए और आप उसका एंट्रेंस एग्जाम को दीजिए, आपको अपनी रिजल्ट मार्कशीट जो है प्रोड्यूस करने का इसको कॉलेज समय भी देगा, ठीक है। तो उस चीज़ की आप चिंता ना करिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया वो बहुत लिमिटेड है और बहुत ही सेलेक्टेड कोर्सेज में है, लेकिन सोशल वर्क के लिए मैं क्लियर कर दूं, सोशल वर्क के लिए इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी और किसी यूनिवर्सिटी में एज लिमिट का कोई सच क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन हमने सारा देख लिया, तो आई होप कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जो रिजर्वेशन से रिगार्डिंग बात कर रही है। तो हाँ, ये रिजर्वेशन में मैंने बोला था कि एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ओबीसी से स्पेसिफिकली जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कुछ ओबीसी के जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट हैं, उनके पास स्टेट लेवल का होता है, स्टेट लेवल का ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं डीयू में ये मान्य नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं तो फिर ताकि परेशानी ना हो आपको, या फिर आपके पास अगर ऑप्शन है, अगर आप सेंट्रल लिस्ट में भी आते हैं तो वहाँ पर अपना बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको जो है सेंट्रल का क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी के कैटेगरी का रिजर्वेशन में आपने सीट लेना चाहते हैं तो या एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ ताकि आपको लास्ट में परेशानी ना हो, या फिर आपके पास समय है, टाइम है तो आप बनवा लें उस समय तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है जो PWD के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर क्राइटेरिया जो रखा गया है वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन है यहाँ पर, ठीक है। गेजेटेड ऑफ नोटिफिकेशन कंसिडर हुआ है चैप्टर 1 में, जो भी डिसेबिलिटी के बेंचमार्क हैं वो, क्योंकि आप सर्टिफिकेट जो भी आप एडमिशन लोगे या फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल करते समय आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें ऑप्शन खुलेंगे। अगर आप ऑप्ट करते हो डिसेबिलिटी के लिए, येस करते हो, तो बहुत ऑप्शन आपके लिए खुलेंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा, तो उसके हिसाब से वो आपको टाइम भी एक्स्ट्रा मिलेगा और आपकी फ़ीस भी कम लगेगी, ओके। लेकिन आपके पास जो है ओरिजिनल होने चाहिए। देखो यहाँ पर चीफ मेडिकल ऑफिसर, सर्जेंट वगैरह इन सब चीज़ें के लगते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, अगर हर एक का छोटा छोटा जो बेसिकली कुछ ऐसी डिसेबिलिटी होती हैं जिनको हम डिसेबिलिटी मानते हैं, कुछ ऐसी डिसेबिलिटी हैं जिनको हम डिसेबिलिटी ही नहीं मानते थे, लेकिन जब अभी डिसेबिलिटी एक्ट आया है उसमें मॉडिफिकेशन काफ़ी हुए हैं, तो काफ़ी डिसेबिलिटीज़ जो न्यू डिसेबिलिटीज़ हैं उनको हमने एक्ट उसमें ऑप्ट किया है कि हाँ ये भी अब कंसिडर की जाएंगी डिसेबिलिटीज़, ठीक है। और उसमें बेंचमार्क परसेंटेज का भी क्राइटेरिया सेट किया है कि इतने इतने परसेंटेज के इतने इतने रिजर्वेशन, वो सारा कुछ उसमें डिफाइंड है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ जिनके पास सर्टिफिकेट है वो इसको अच्छी तरीके से जानते होंगे, उनको टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ये सब थोड़ा लिखा हुआ है ना। ये सब चीज़ें जो आप थोड़ा यूज टू भी हो गए होंगे, ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप इन सब चीज़ों को जानकारी आपको होगी, है ना। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ है, ये सब चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। ये चॉइस ऑफ सिटीज़ आप चॉइस कर लीजिए पहले से, पहले फिल ना हो जाए सीट, अगर सीट कम बची होती है। अब यहाँ पर मोड हम बच कर चुके हैं, कंप्यूटर बेस पर होगा, ऑफलाइन बिल्कुल नहीं होगा, 3 शिफ्ट में होगा और आपका 1.5 घंटा मिलेगा आपको, यानी 90 मिनट मिलेंगे, ठीक है, आपका एग्ज़ाम देने के लिए। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना समय पहले पहुँचना है, क्या अलाउ है क्या नहीं अलाउ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है और ये सब आपके एडमिट कार्ड पे भी हूबहू प्रिंट होकर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पर अनफेयर मीन्स अगर कोई पाया जाता है तो उसके साथ साथ क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। क्या और किस किस चीज़ को अनफेयर मीन्स माना यहाँ पर गया है, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा है। पनिशमेंट भी यहाँ पर क्या क्या डिबार्ड कर दिया जाएगा 3 साल के लिए, क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है और अदर डिस्क्रिपेंसीज भी पाई जा सकती है, डिसिप्लिनरी भी एक्शन लिया जा सकता है। और एक चीज़ और, पेपर लीक में बिल्कुल भी नाम नहीं आना चाहिए। पेपर लीक में अगर किसी का नाम आ गया तो लाइफ सेंटेंस तक के प्रोविज़न अब आ चुके हैं, बहुत ही ड्रैकोनियन या फिर ड्रैकोनियन तो नहीं लेकिन सही है, डिटरेंस क्रिएट होगा उससे। तो इस तरीके की चीज़ें ताकि फ्यूचर में देखना पड़े, क्योंकि बच्चों के भविष्य के, देश के भविष्य का सवाल होता है, तो इसलिए इस तरीके की चीज़ों में बिल्कुल ना पड़े, ना किसी के साथ इस तरीके का कोई बोले तो भी उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है कि कोई हम दिला देंगे ऐसा कुछ करके, तो बिल्कुल भी उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना इन चीज़ों की एक्टिविटीज़ में। ये बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब लाइफ टाइम आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें ला सकती हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहें। एग्ज़ाम अब नहीं निकलेगा, अगले साल निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है इन चक्करों में आगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके सामने कॉरेस्पॉन्डेंस है, ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं चाहे तो कुछ नहीं है। फिर EWS का यहाँ पर एक इन्होंने वो दे रखा है एनेक्सेसर, यानी कि इस तरीके का फॉर्मेट है EWS का, वो इस तरीके का आता है। मेरा भी EWS का बनाया था तो इस तरीके से ही वो दिखता था, ठीक है। यहाँ पर OBC के लिए यहाँ पर दिखाया हुआ है किस तरीके का है,
और जो किस किस का सर्टिफिकेट, ये फिर यहाँ पर एनेक्सेसर फॉर्म नंबर्स हैं NCL के लिए जो एक्सेप्टेंस है, ये सब चीज़ें SC ST के लिए सारा यहाँ पर जो है दिया हुआ है। उसके बाद इस नोटिफिकेशन में आपको क्या दिखाया, नोटिफिकेशन में इसमें ये साथ ही साथ ये यहाँ पर यहाँ पर ये उसका दिखाया PWD का किस तरीके का सर्टिफिकेट वगैरह होता है, ठीक है। और आपको यहाँ पर उसके बाद ये फिर उसके बाद हम यहाँ पर दिखा देंगे सिटीज़ की सिटी, ये यहाँ ये कोड देखना आपके लिए ज़रूरी है। जो आंध्र प्रदेश से हैं, वो उनके यहाँ पर ये सामने लिखे हुए हैं कौन कौन सी उनके एग्ज़ाम सिटी कहाँ कहाँ पर होगा, तो उस हिसाब से वो ऑप्ट कर सकते हैं, ये उनकी सिटी के कोड रहेंगे, ठीक है। असम से, बिहार से, चंडीगढ़ से, दादर नागर हवेली, दिल्ली, क्योंकि पूरे नेशन में ये एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। गोवा में, गुजरात में, गोवा में सिर्फ एक ही जगह पर होगा पणजी, है ना। उसके बाद गुजरात में इतनी जगहों पर होगा, हरियाणा में होगा, अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, हिमाचल में भी होगा, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में भी होगा, झारखंड में भी, कर्नाटका में भी, और केरला में, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश में इन ज़िलों में यहाँ पर ये एग्ज़ाम के सेंटर होंगे। तो आपको जो नियर बाई पड़ता हो तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं, जैसे उज्जैन है, सतना, सागर, खंडवा, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, इस तरीके से जो आपके शहर हैं, इन शहरों में से आप जो नियर बाई हैं उसको ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइमली ऑप्ट कर लें, इनके साथ पेपर कोड हैं। ये सब चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो अगर आप CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, CUET PG MSW, मैं सिर्फ MSW की बात कर रहा हूँ, MSW की पेपर कोड जिसका है HUQP 21, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मेरे पास नोट्स हैं, कंप्लीट नोट्स, जैसे आपकी यूनिट है, आपकी 9 यूनिट है, 9 यूनिट में से बल्कि मैंने 10 यूनिट जो है ऑलमोस्ट 10 यूनिट्स के आपको नोट बनाए हैं, PDF फॉर्म में हैं, वो इंग्लिश में हैं, क्योंकि मेरे पास क्वेरी आती है वो क्या वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, क्या वो हिंदी में है या बाइलिंगुअल हैं। तो मैं आपको बताऊँ वो टोटली इंग्लिश में है, इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, PDF फॉर्म में अवेलेबल है, बुक फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। मैं इस पर काम कर रहा हूँ, देखो फ्यूचर में इसके ऊपर एक बुक भी लेके रखे आऊँ, ठीक है। इस तरीके से हैं, और ये आप अगर लेना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि टाइम कम बचा है, बहुत रिसोर्सेज हैं, अगर उनको आप ऑप्ट करेंगे तो बहुत लंबा समय चला जाएगा, बल्कि बुक्स हैं। अगर आप चाहते हैं शॉर्ट एंड क्रिस्पी कम टाइम में रिवीजन के साथ भी आप अपने उस समय तक कर लें, क्योंकि आपके बहुत के यूनिवर्सिटीज़ के सेमेस्टर एग्जाम भी होंगे, या आप कहीं और वर्किंग भी होंगे, या किसी और तरीके से जो भी आप इंगेजमेंट ज़्यादा है, तो आप ज़्यादा लंबा ना पढ़ के बस आप अभी चाहते हैं कि फिलहाल एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लिया जाए, तो आप जो है मेरे नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए आप मुझे मेल करें अकेडमिया CUET@gmail.com, ठीक है। ये मेरा मेल ID आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं चीज़ें लाता रहता हूँ, MD नदीम त्यागी, ठीक है, MD नदीम_त्यागी, ठीक है, त्यागी 11, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो मुझे academia@gmail.com पर मेल करें, उसमें अपना नाम और हाई लिख के और पेपर कोड HUQP 21 लिख के भेजें, ताकि मैं प्रॉम्प्टली रिप्लाई कर सकूं उसका, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी अगर आप डेडिकेटेड हैं। अगर आप डेडिकेशन के साथ सोशल वर्क में अपना मास्टर्स करना चाहते हैं DU से या फिर आप RGNIYD से, राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से जिसको सूरज के नाम से भी जाना था, अगर यहाँ से आप अपना मास्टर्स करना चाहते हैं सोशल वर्क में, तो आप जो है मुझे, या फिर और भी बहुत सारी 40 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल करिए, और आपको मैं नोट्स वो प्रोवाइड करा दूंगा। आप उस नोट्स के साथ साथ मैं अभी वीडियो भी लेकर के आऊँगा, जिसमें मैंने 2025 के लिए मॉक MCQ तैयार किए हैं, डिज़ाइन किए हैं, जो कि बेस्ड हैं किस लेवल पर, के पैटर्न पर, 2024 के एग्ज़ाम के पैटर्न पर, जो कि 28 मार्च को हुआ था, उस एग्ज़ाम के पैटर्न पर बेस्ड हैं वो MCQ, जिसमें मोर देन मैं 1200 MCQs में लेकर के आऊँगा। उस MCQs को मैं कोशिश करूँगा आपको यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने की, ताकि आप जो है आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। तो आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने क्या बताया आपको, एक तो मैंने आपको बताया नोट्स के साथ साथ मैंने आपको एक तो नोट्स रखना, नोट्स के साथ साथ मैंने क्या बताया आपको, मैं MCQs और MCQs में नोट्स में मैंने कुछ एक PDF भी मैं शेयर करूंगा, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि एक सोशल वर्क के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उन नोट्स को भी, ठीक है।
उन नोट्स के साथ उस नोट्स के साथ एक पीडीएफ भी शेयर करूँगा जिसमें बहुत सारे लिंक दे रखे हैं, मैंने यूट्यूब पे वो वीडियो बनाई हुई हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए वो मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में लिंक बना रखा है, आप उनको भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये सब 3 चीज़ आप कर लेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट अपने एग्जाम के अंदर फील करेंगे। उसी के साथ साथ थोड़ा सा मैं जो बताऊँ तो आपको जो रिसेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, आप कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन जो कुछ लिमिटेड मिनिस्ट्रीज़ हैं, अगर इनकी वेबसाइट्स पे गो थ्रू करेंगे, थोड़ा समय बिताएंगे, तो आपको देखने में कुछ स्कीम्स, कोई नए प्रोजेक्ट्स, वो सब चीज़ें नज़र आएंगी, तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर रह जाते हैं। ठीक है, साथ ही कि थोड़ा सा अगर आप कोशिश करेंगे, आपके पास समय मिलेगा तो मैं भी कोशिश करूँगा वो अपलोड करूँ आपको, जो करंट अफेयर्स अगर आप कर सकें। किसका करंट अफेयर्स? विज़न IAS, किसका? विज़न IAS, आपने नाम सुना होगा, विज़न IAS, विज़न IAS 20, विज़न IAS मंथली मैगजीन है। आप जो मार्च में एग्ज़ाम हो रहा था, ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 8 महीने पहले, 8 महीने पहले से और अब तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, वो भी कितना, पूरी मैगज़ीन नहीं पढ़नी है, वो उस मैगज़ीन में भी बहुत ही लिमिटेड सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं, जिसमें कि मैं बता दूं, एक तो पॉलिटी वाले पढ़ लेना, इन्वायरमेंट के पढ़ लेना, इकोनॉमी के पढ़ लेना, ठीक है, और सोशल इशूज़ और मिसलेनियस, बस ये कुछ टॉपिक हैं, अगर इनको पढ़ लोगे तो आप एग्ज़ाम डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स से ग्रैस्प कर पाओगे। और जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये सब चीज़ें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, समय निकल जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि ऑलमोस्ट मिड जैन पे हम आ चुके हैं, फिर फैब आपके पास रह जाएगा। अभी एग्ज़ाम फॉर्म भी करना है, कुछ और भी इंगेजमेंट्स हो सकती हैं आपकी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोग जो अगर अदर कंट्री में हैं या फिर नॉलेज के लिए देखना चाहते हैं, तो ये कुछ कंट्रीज़ के नाम रिकमेंड किए हैं, जहाँ पर जो है अगर कोई है बाहर कंट्री में तो वहाँ पर भी रह कर के एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जैसे कि बहरीन में दे सकते हैं, श्रीलंका में, कतर में, UAE में, नेपाल में, ओमान में, सऊदी अरब में, UAE में, सिंगापुर, कुवैत, मलेशिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, हांगकॉन्ग, मॉरिशस, रसिया और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से मेरा दोस्त भी था, मुखेती, तो वो मेरे दोस्त भी था, हमारे बैचमेट था, वो भी यहीं से आए थे साउथ अफ्रीका से। या फिर थाईलैंड, USA, वियतनाम, UAE, फिर UAE रिपीट हो गया, लेकिन शारजा है यहाँ पर UAE में, अबू धाबी, ठीक है, यहाँ पर नॉर्वे और जर्मनी। नॉर्वे से मैं, फिनलैंड से हमारे साथ एक कोर्स करने के आए थे, वो भी एक स्टूडेंट थे, तो ये मुझे कंट्रीज लिए याद रह गई, ठीक है। एंड देन जर्मनी, ये सब कंट्रीज़ हैं जहाँ से पर भी रहकर भी CUT PG का एग्ज़ाम दिया जा सकता है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा भी एंड हो गया इसका। अब उसके बाद यहाँ पर चार्जेस वगैरह के बारे में, UPI यूज़ करेंगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा वगैरह वगैरह। अगर पेमेंट में कुछ इश्यूज़ आते हैं तो कुछ नंबर डिस्प्ले पर दिए हुए विक्रम सिंह जी, ये आपको इसमें सपोर्ट कर सकते हैं अगर पेमेंट में कोई इशू आ रहा है तो। हालांकि मुश्किल है कुछ आए, लेकिन फिर भी आए तो आपके पास पता हो कि किसको कॉल करना है। तो ये ही इज़ द राइट पर्सन, विक्रम सिंह एंड प्रदीप यादव। ओके, यू कैन और कॉल हिम। और देन दिस इज़ द लास्ट। और हाँ, मेक श्योर जब भी आप एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मस्ट बी करेक्ट। ओके, उसमें कोई भी परेशानी, ये इस तरीके से दिखा रखा है क्या क्या चीज़ें, एग्ज़ाम किस तरीके से रहेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट था, इस तरीके से मैंने आपके सामने पूरी ही एक नोटिफिकेशन जो है आपके सामने पढ़ दी। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाए होंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, वरना और भी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।